आजकल छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा गहन चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चर्चा में कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये हमारे अच्छे भले एकजुट समाज में आग लगाने का काम कर रही है। अब क्योंकि एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते मुझे गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की आदत सी हो गई है, मैं आज भी आपसे छावा पर बात ना करते हुए आपको एक पुरानी फिल्म का स्मरण कराता हूँ। वैसे स्मरण क्या कराना, आप भूले ही कहाँ होंगे, क्योंकि ये तो फिल्म है। फिल्म हम कहाँ भूलते हैं, हमारा सही इतिहास थोड़ी है जो हम भूल जाएं। मैं बात कर रहा हूँ संजय लीला भंसाली की लोकप्रिय और विवादास्पद फिल्म पद्मावत की। इस फिल्म का अंतिम दृश्य लगभग सबको याद होगा। चित्तौड़गढ़ का किला दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और उसकी फौज के हाथ लगने के पहले रानी पद्मावती और 16,000 क्षत्राणियों के जौहर का दृश्य। उसी दृश्य में चित्तौड़गढ़ के इस युद्ध में राजपूत वीरों ने भी मृत्यु को निश्चित मानकर केसरिया साफा धारण करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और इसके आगे की ऐतिहासिक कहानी को ना के बराबर लोग जानते हैं और ज्यादा ने जानने की कोशिश भी नहीं की है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको हिंदुओं के चित्तौड़गढ़ को एक बार फिर से जीतने की उस विजय गाथा को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का साका हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी अपनी फौज के साथ चित्तौड़गढ़ के किले में घुस गया और उसने वहां रहने वाले 30,000 आम हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। किले के सभी मंदिर तोड़ दिए गए। इस कत्लेआम की आंखों देखी कहानी हमें अमीर खुसरो के लेखों में मिल जाती है। सुल्तान खिलजी का एक ही उद्देश्य था, हिंदुओं का ये गढ़ कभी खड़ा ही ना हो सके। लेकिन नियति और ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। खिलजी इस किले को जीतने के बाद यहाँ केवल 7 दिन रहा और किले की कमान अपने 6-7 वर्ष के बेटे खिज्र खान को देकर लौट गया। जैसा कि हर स्थल की हिंदू पहचान और इतिहास को मिटाने का इस्लामिक आक्रांताओं का एक रिवाज था, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया। बालक खिज्र खान के नाम पर वहां हुकूमत नायब बरबक मलिक शाहीन करता था। इस बीच खिलजी ने उन 1299 में गुजरात के जिन हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था, उन्हें वाघेला राजा कर्ण सिंह ने एक बार फिर से जीत लिया था। डरपोक मलिक शाहीन राजा कर्ण सिंह के भय से किला छोड़कर भाग गया और कुछ ही समय में खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का किला खिज्र खान से लेकर जालौर के मालदेव सोनग्रा चौहान को सौंप दिया। मालदेव जालौर के चौहान कान्हड़देव सोनग्रा के भाई थे, जिन्होंने 14वीं शताब्दी के पहले दशक में खिलजी की फौज से कई लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन अंत में 1311-12 में जालौर की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। मालदेव सोनग्रा 7 वर्ष तक चित्तौड़गढ़ का सूबेदार बना रहा, पर उसके समय में मेवाड़ में सल्तनत की फौज पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से छापामार हमले और आक्रमण होते रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्तौड़गढ़ के युद्ध में खिलजी के नरसंहार में तो रावल रतन सिंह और उनके पुत्रों के साथ मेवाड़ के संपूर्ण राजवंश का तो अंत हो ही गया था। तो फिर अब चित्तौड़गढ़ में तुगलक की दिल्ली सल्तनत को कौन सीधी चुनौती दे रहा था? इसका उत्तर हमें चित्तौड़गढ़ के युद्ध के दौरान हुई एक गुप्त घटना में मिलता है। खिलजी से अंतिम क्षणों तक चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने की कमान मेवाड़ के शशोदा ठिकाने के ठाकुर राणा लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्रों के हाथों में थी। इस युद्ध में राणा लक्ष्मण सिंह और उनके 7 में से 6 पुत्रों ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन रावल रतन सिंह के कहने पर राणा के सबसे छोटे पुत्र अजय सिंह युद्ध से बचकर निकल गए ताकि गोहिल वंश बचा रहे और सही समय आने पर चित्तौड़ को एक बार फिर इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्त कर सके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ चित्तौड़ राजघराने की वंशावली को थोड़ा समझ लेते हैं। तो चित्तौड़ का राज परिवार क्षत्रिय गोहिल वंश से था, जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में गुहादत्त नाम के एक व्यक्ति ने की थी। इसी वंश में कुछ पीढ़ियों बाद जन्म हुआ महान हिंदू राजा कालभोज का, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि बप्पा रावल पर स्वयं एकलिंग जी का आशीर्वाद था और उन्होंने 21 वर्ष की आयु में मानमोरी को हराकर मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी और नागदा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में भारत में घुसने का प्रयास कर रहे अरब आक्रांताओं को गजनी से पीछे तक खदेड़ दिया था। समय के साथ नागदा के बाद आहड़ और फिर चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी बना। इसी गोहिल वंश में 12वीं शताब्दी में एक रावल नरसिंह हुए, जिन्हें कर्ण सिंह भी कहा जाता है। इनके एक पुत्र शेम सिंह चित्तौड़ के रावल बने और इनके दूसरे पुत्र राहब को शशोदा ठिकाने का राणा बनाया गया। रावल शेम सिंह वाली शाखा में ही मेवाड़ के अंतिम रावल रतन सिंह हुए और राहब वाली शाखा में जन्मे थे राणा लक्ष्मण सिंह। इन्हीं लक्ष्मण सिंह के पुत्र अजय सिंह गोहिल वंश को बचाए रखने के लिए चित्तौड़गढ़ के युद्ध से बाहर निकल गए थे। अब वापस कहानी पर आते हैं। अजय सिंह कुछ राजपूतों को लेकर पश्चिमी मेवाड़ में स्थित केलवाड़ा की पहाड़ियों में निकल गए और यहाँ उन्होंने अपने पुत्र सज्जन सिंह के साथ मेवाड़ की बची कुची शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ना तो उनके पास बहुत अधिक धन संसाधन थे और ना ही कोई प्रबल नेतृत्व। ऐसे में एक सेना खड़ी करना बहुत ही कठिन हो गया। इस बीच क्षेत्र में मुंजा बलेचा नाम के एक खुखार डाकू का आतंक बढ़ गया था। लेकिन फिर एक दिन अजय सिंह की ललकार पर एक केवल 12-13 वर्ष के बच्चे ने मुंजा का सर काटकर उनके कदमों में रख दिया। इस वीर बालक का नाम था हम्मीर
और उसकी वीरता और शौर्य अनन्य। राजस्थानी ख्यातों के अनुसार जब हम्मीर के साहस की चर्चा वहां फैली तो एक चारण गण सहाय ने सबको इस सत्य से अवगत कराया कि ये वीर बालक कोई और नहीं बल्कि अजय सिंह के बलिदानी भाई अरी सिंह और उर्मिला नाम की एक स्थानीय महिला के विवाह से हुआ पुत्र है। यानी ये बालक राणा लक्ष्मण सिंह का पोता, अजय सिंह का भतीजा और शिशोदा के गोहिलों का ही वंशज था। बालक हम्मीर की वीरता और शौर्य देखकर अजय सिंह ने उसे अपने साथ ले लिया, उसे युद्ध कौशल में परिपक्व किया और अंततः उसे अपना उत्तराधिकारी और मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। हम्मीर ने केलवाड़ा को ही अपना गढ़ बनाया और सामरिक महत्व वाले जिलवाड़ा किले को जीत लिया। इसके बाद हम्मीर ने आबू सिरोही क्षेत्र में ईडर के किले पर आधिपत्य स्थापित कर अपनी रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत कर लिया। अब मेवाड़ और आसपास के कई राजपूत हम्मीर के नेतृत्व में एकजुट हो गए और उन्होंने धीरे धीरे चित्तौड़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हम्मीर मेवाड़ की दुर्गम पहाड़ियों में अपने राज्य को फिर से खड़ा करने में लग गए और उनकी इसी प्रतिभा के कारण उन्हें कुंभलगढ़ अभिलेख में विषम घाटी पंचानन यानी दुर्गम घाटियों का शेर कहा गया है। भले ही घाटी में हम्मीर दुश्मन पर भारी पड़ते थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले की मजबूत दीवारों को भेद पाना किसी छोटी सी सेना के लिए सरल नहीं था और इससे हम्मीर का साहस भी टूटने लगा था। मेवाड़ की काव्य और लोक परंपराओं में हम्मीर के चित्तौड़गढ़ का किला जीतने को लेकर कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनका उल्लेख ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में भी किया है। कहा जाता है कि एक बार हम्मीर द्वारका की तीर्थ यात्रा पर गए थे, जहां उन्हें गुजरात के खोड़ गांव की एक पूज्य चारण महिला बरवड़ी ने चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था। बरवड़ी के पुत्र बारू ने हम्मीर को एक सशक्त सेना खड़ी करने के लिए धन और घोड़े दिए थे। इसके बाद राणा हम्मीर ने मालदेव पर दबाव बनाने के लिए एक के बाद एक चित्तौड़गढ़ के आसपास कई विजयी हमले किए। एक कथानक ये भी कहता है कि किला खोने के भय से मालदेव चौहान ने अपनी पुत्री का विवाह हम्मीर से कर दिया, लेकिन मालदेव की पुत्री और उसके एक मंत्री जाल मेहता की सहायता से राणा हम्मीर चित्तौड़ के किले के भीतर घुस गए और उन्होंने मालदेव से चित्तौड़गढ़ छीन लिया और आसपास के राजपूत ठिकानों को भी सल्तनत की फौज के आतंक से मुक्त कर दिया। इस आक्रमण में मालदेव सोनग्राम बचकर दिल्ली भाग गया। वहां अलाउद्दीन खिलजी की मौत के साथ ही खिलजी वंश समाप्त हो चुका था और तुगलकों का शासन शुरू। 1438 के एक जैन मंदिर अभिलेख के अनुसार 1336 में राणा हम्मीर से चित्तौड़गढ़ को वापस जीतने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने दिल्ली से मेवाड़ कूच किया और चित्तौड़गढ़ से कुछ दूर तेज आंधी तूफान के कारण सिंगोली में अपना डेरा डाल दिया। हम्मीर ने ऐसे में अपने रण कौशल का अद्भुत परिचय देते हुए अंधेरी रात में ही तुगलक की सेना की घेराबंदी कर ली और भोर की पहली किरण के साथ ही दुश्मन सेना पर अचानक चारों ओर से हमला कर दिया और उन्हें एक तरफा परास्त कर दिया। राजपूतों के कुछ ऐतिहासिक काव्यों में यहां तक कहा जाता है कि राणा हम्मीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को कई महीनों तक बंदी बनाकर रखा था और फिर अजमेर, रणथंबोर, नागौर, सुई सोपुर की स्वतंत्रता, कुछ धन संपदा और 100 हाथियों के बदले उसे मुक्त किया था। राणा हम्मीर ने तुगलक को बंदी बनाया था या नहीं, इस पर इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन उन्होंने तुगलक की सेना को हराया था, ये पूर्णतः स्थापित तथ्य है और इस तरह उन्होंने वापस चित्तौड़गढ़ पर हिंदू ध्वजा फहराने के साथ साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को फिर से खड़ा किया, ध्वस्त किए गए मंदिरों को वापस बनवाया और मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार भी किया। जहां बालक हम्मीर मेवाड़ के कोने में गुमनामी और अभाव में जन्मे थे, तो वहीं अपनी मृत्यु के समय तक वो एक समृद्ध सशक्त मेवाड़ के पहले महाराणा कहलाए। महाराणा हम्मीर की विजय के बाद से ही चित्तौड़ में गोहिल राजवंश के रावलों के बाद सिसोदिया शाखा के राणाओं का राज स्थापित हो गया, जिसमें आगे चलकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर हिंदू योद्धा हुए। तो ये थी वीर महाराणा हम्मीर की कहानी। ऐसे महान राजपूत योद्धा को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।